हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्कॉलर्स। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि ये जो नोट्स हैं ये आपके इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छा कर देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पर इस लेक्चर के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होने वाली है। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। उसमें सबसे पहले हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की। आखिर न्यूक्लिक एसिड कैसे आया, कहाँ से आया और क्या है। तो हमारे फ्रेडरिक मिशन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। किसमें? एक पस सेल के न्यूक्लियस में, और उसे क्या बोल दिया? न्यूक्लियन। 1869 में उन्होंने ये काम किया, और एक पस सेल के न्यूक्लियस में मिलने वाला न्यूक्लिक एसिड को क्या बोल दिया? न्यूक्लियन। बाद में अल्टमान ने उस न्यूक्लियन को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है? देखो, न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं। पहला है हमारा डीएनए, दूसरा है आरएनए। फुल फॉर्म आपको पहले से ही पता होगी। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखो, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस होता है। देखो, न्यूक्लियोटाइड अगर है जैसे नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, पर अगर न्यूक्लियोसाइड लिखा है तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड, और प्लस में फॉस्फेट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। देखो, नाइट्रोजनस बेस क्या है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है जो कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। अब नाइट्रोजनस बेस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, जो कि हैं प्यूरीन और पिरिमिडीन। अब देखो, पिरिमिडीन क्या होता है? पिरिमिडीन भी हमारे एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जो 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन से बनी होती है, और एक सिंगल पिरिमिडीन रिंग होती है। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन बात ये है कि पिरिमिडीन की क्लासिफिकेशन में कौन कौन आते हैं। पिरिमिडीन की क्लासिफिकेशन में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन आता है। जो यूरेसिल होता है वो हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है, और डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या प्रेजेंट होता है? थाइमीन प्रेजेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। ये स्ट्रक्चर आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछे जाएंगे। प्यूरिन की बात करें, अगेन वो भी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। जैसे कि पिरिमिडीन में सिंगल रिंग थी, प्यूरिन में 2 रिंग्स होती हैं। पिरिमिडीन प्लस में इमिडाजोल रिंग। पिरिमिडीन की हमारी 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन की, और ये 3 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन की। तो इससे मिलके बनता है प्यूरिन। अब इसमें आगे क्लासिफिकेशन कौन आता है? ये क्लासिफिकेशन आता है एडेनिन और गुआनिन। स्ट्रक्चर्स अगेन आपके काम के नहीं है। पेंटोज शुगर की बात करें तो 5 कार्बन शुगर। हम केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 5 के लिए पेंट लिखते हैं। तो इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि ये 5 कार्बन शुगर है। पेंटोज में अब 2 तरह की शुगर होती है। एक तो राइबोज शुगर जो आरएनए में मिलती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर जो डीएनए में मिलती है। अब राइबोज शुगर में क्या होता है? राइबोज शुगर में 2 प्राइम OH प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? 2 प्राइम OH, यानी कि 2 की पोजीशन पे एक OH प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो आरएनए है वो रिएक्टिव तो ज़्यादा हो जाता है, पर स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। वहीं डीऑक्सीराइबोज शुगर में डीएनए में 2 प्राइम OH जो होता है वो एब्सेंट होता है। देखो, 2 पे कोई भी OH नहीं है, तो इसलिए ये लेस रिएक्टिव होता है, पर इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो डीएनए होता है। फॉस्फेट की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला होता है H3PO4। देखो, फॉस्फेट का काम क्या है कि डीएनए या आरएनए को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करना, और डीएनए और आरएनए को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करना। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड मैंने बताया था नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट से बनता है। अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? देखो, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बीच में होता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये आपको याद रखना है। फिर हमारे डीएनए की खोज भाई कैसे हुई, किसने की, क्या किया, वो चीज़ हम देखेंगे। देखो, डीएनए भी फ्रेडरिक मिशन ने डिस्कवर किया था 1869 में, और उसको क्या बोल दिया? न्यूक्लियन बोला, जो हमने अभी पढ़ा। फिर आए हमारे मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक को यूज़ किया। इन्होंने क्या किया? एक्सरे डिफ्रैक्शन को प्रोवाइड किया, उस डेटा को प्रोवाइड किया एक एक्सरे फोटोग्राफ की तरह। पर क्या है ना कि उस एक्सरे फोटोग्राफ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए बहुत अच्छे से, इसलिए उनका जो वो ये एक्सपेरिमेंट था वो डीएनए डिस्कवर करने का वो अधूरा ही रह गया। उसके बाद
जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक आए, उन्होंने उसी एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा को यूज़ किया और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया डीएनए का 1953 में। विल्किंस, वॉटसन और क्रिक, इन तीनों को ही नोबेल प्राइज़ मिला था इस वर्क के लिए 1962 में, बट रोजालिंड फ्रैंकलिन को कोई भी अवार्ड नहीं मिला था। डीएनए एक डबल स्ट्रैंड राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। आपसे पूछते भी हैं कि डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स होता है या लेफ्ट हैंडेड, तो आपको टिक लगाना है राइट हैंडेड। फीचर्स की बात करूँ तो एंटी पैरेलल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पोलैरिटी होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, डीएनए है, पर इसमें अगर हम बात करें डीएनए की जो बैकबोन होती है वो किससे फॉर्म्ड होती है, तो डीएनए की बैकबोन जो है शुगर प्लस फॉस्फेट से बनी होती है और नाइट्रोजनस बेस को अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एक हेलिक्स टर्म में 360 डिग्री होता है, उसे हम वन पिच बोलते हैं। एक पिच की लेंथ 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर उसकी विड्थ की बात करें 2 नैनोमीटर या कह सकते हैं 20 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं। 10 बेस पेयर का मतलब 20 न्यूक्लियोटाइड्स, बेस पेयर के दुगना न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। रेडियस 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम। और बेस पेयर्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बेस पेयर और न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब नाइट्रोजनस बेस जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, यानी कि एक स्ट्रैंड ये और एक स्ट्रैंड ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। इनके बीच में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड करता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड करता है। तो मान लो ये इधर ए है, इधर टी है और इधर जी है और इधर सी है, तो ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तो ये भी याद रखना है। अब उसके बाद स्टेबिलिटी जो है डीएनए हेलिक्स की वो किससे मेंटेन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही, पर एडिशनल स्टेबिलिटी बेस स्टैकिंग के द्वारा भी प्रोवाइड की जाती है। चार-गाफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो देखो, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट कि चार-गाफ रूल सिर्फ डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए ही होगा। इसमें क्या हम फॉर्मूला लगाते हैं, प्यूरिन इज इक्वल्स टू पिरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन में हमारा ए प्लस जी आता है इज इक्वल्स टू टी प्लस सी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस जी प्लस टी प्लस सी इज इक्वल्स टू 100। ये फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स में लगाते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है जिसमें 40% एडेनिन है, तो हमें जी सी टी का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ध्यान रहे, जितना परसेंटेज एडेनिन का होगा उतना ही थामिन का होगा, जितना परसेंटेज गुआनिन का होगा उतना ही साइटोसिन का होगा, बस ये ध्यान रखना। तो एडेनिन का 40 रख दिया, टी का भी हमने 40 रख दिया, और जी और सी इक्वल होंगे तो इसको हमने 2G ले लिया और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल डोगमा की। ये क्या है, सेंट्रल डोगमा। तो देखो, सेंट्रल डोगमा किसने दिया, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इंफॉर्मेशन का फ्लो किसने किसने तक, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। देखो, ये पूरा सेंट्रल डोगमा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है डीएनए में, फिर डीएनए से एमआरएनए जाने में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन जाने में प्रोसेस कौन सी होती है, ट्रांसलेशन। ये पूरा सेंट्रल डोगमा। रिवर्स सेंट्रल डोगमा आपकी बुक में सिर्फ एक क्वेश्चन की तरह पूछा गया है, बट इतना डिटेल में नहीं है। आता है कि 5 में 174 बैक्टीरियोफेज जो होता है उसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड या बेसेज होते हैं, 5386। लैम्डा बैक्टीरियोफेज के पास 48502 बेस पेयर। ई कोलाई के पास 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। ह्यूमन के पास 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, और ह्यूमन का अगर डिप्लॉयड सेल है तो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। हम बात करें डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है। देखो, डीएनए पैकेजिंग को फैसिलिटेट एक प्रोटीन कराता है जिसका नाम है पॉलीअमीन बेसिक प्रोटीन। ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है और इसमें बहुत सारे अमाइनो ग्रुप की प्रेजेंस होती है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसमें फॉस्फेट है। तो डीएनए क्या होता है, लार्ज लूप के फॉर्म में इसमें अरेंज्ड होता है और क्या करता है कि पॉलीअमीन बेसिक प्रोटीन्स के साथ यहाँ पर आयनिक इंटरेक्शन बना लेता है, और इसे ही बोलते हैं हम डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट्स में देखें तो वो यूकैरियोट्स में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उसमें यूकैरियोट्स में जो डीएनए है उसका साइज जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। डीएनए पैकेजिंग जो होती है यूकैरियोट्स में वो हिस्टोन प्रोटीन से होती है, जो कि एक बेसिक प्रोटीन है। ये भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कौन से अमाइनो एसिड्स में रिच होता है, तो लाइसिन और आर्जिनिन में वो रिच होता है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। अब देखो, डीएनए से क्रोमैटिन बनता है, क्रोमैटिन से क्रोमैटिड्स एंड क्रोमैटिड से क्रोमोसोम, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछेंगे बीड ऑन स्ट्रिंग स्टेज कौन सी स्टेज में दिखती है, तो क्रोमैटिन की स्टेज में दिखती है। और
इनमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का यूज होता है क्रोमैटिन बनने के लिए। न्यूक्लियोसोम, देखो मान लो ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है। इसके अराउंड क्या होता है, डीएनए ऐसे ऐसे करके रैप होता है। तो ये जो डीएनए रैप है और ये हिस्टोन ऑक्टामर, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब हिस्टोन ऑक्टामर को हम न्यूक्लियोसोम का कोर मानते हैं। डायमीटर कितना होता है, 11 नैनोमीटर या 110 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं। अ न्यूक्लियोसोम कंटेन एवरेज 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। डीएनए के कितने बेस पेयर होते हैं न्यूक्लियोसोम के पास, 200 बेस पेयर। और कितना टर्न होता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन 1.75 बार ये डीएनए जो होता है उसमें रैप होता है। इन दो तरह के हैं, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। देखो यूक्रोमैटिन जो होगा लाइटली चेन लूजली पैक्ड, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। डीएनए भी कम है, हिस्टोन भी कम है, पर एक अच्छी बात है कि वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। हेट्रोक्रोमैटिन डार्कली स्टेन डेंसली पैक्ड, डीएनए मोर हिस्टोन मोर, बट ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। अब जेनेटिक मटेरियल रिसर्च, देखो अभी तक भी डीएनए जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूव नहीं हो पाया, तो अब हम उसको प्रूव कर रहे हैं। तो कौन कौन से साइंटिस्ट है इनके बारे में देख लेते हैं। देखो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया पहले, जो ग्रिफिथ ने दिया था 1928 ने। इन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लिया और 2 स्ट्रेन लिए, S3 स्ट्रेन, R2 स्ट्रेन। S3 स्ट्रेन क्या था, वायरुलेंट था, यानी कि वो डिजीज कॉज करता था निमोनिया, और उसमें म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोड प्रेजेंट था, इसलिए इसका स्मूथ सरफेस था। और इसका रफ सरफेस था क्योंकि इसमें म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट नहीं प्रेजेंट था, और ये डिजीज भी नहीं कॉज करता था, और ये नॉन वायरुलेंट था। क्या उन्होंने 4 स्टेप, लाइव S3 स्ट्रेन लिया, माइस यानी कि एक चूहे में इंजेक्ट कर दिया, तो माइस क्या हो गया, मर गया, क्योंकि उसको निमोनिया की डिजीज हो गई। S3 स्ट्रेन जो है कॉज करता था डिजीज। अब R2 डाला, माइस में इंजेक्ट किया, माइस जिंदा रह गया क्योंकि वो कोई भी डिजीज कॉज ही नहीं करता। हीट किल्ड S3 स्ट्रेन, यानी कि S3 स्ट्रेन को हीट किया बहुत ज़्यादा, तो उससे जो उसके इन्फेक्शियस उसमें बैक्टीरियाज थे वो निकल गए, और जब उसको माइस में डाला तो माइस जिंदा बच गया। और यहीं अगर हीट किल्ड और लाइव R2 को डाल दिया, यानी कि इसमें भी जिंदा रहता है, इसमें भी जिंदा रहता है, तो इन दोनों को साथ में डालने के बाद भी तो जिंदा रहना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं हुआ, माइस मर चुका। तो इससे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि स्टेप 4 में देखो हुआ क्या, कि कुछ R2 सेल्स जो हैं हमारे, उन्होंने हीट किल्ड S3 स्ट्रेन से कुछ सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया और अपने आप को लाइव S3 स्ट्रेन में ट्रांसफ़र कर लिया, जिसकी वजह से जो माइस है वो मर गया। अब इन्होंने बोला कि सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे तब उन्होंने बोला ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसी एक्सपेरिमेंट का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन हुआ, यानी कि और भी गहराई से इसमें देखा गया। किसने किसने दिया, ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियड, मैकलिन, MC कार्टी। 1933 से 1944 तक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, 3 कंटेनर्स लिए, ठीक, ये 3 कंटेनर सबने ले लिया। एक में क्या किया, सब में हीट किल्ड S3 स्ट्रेन डाला, एक में क्या किया, RNAs को जो है हटा दिया, तो तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, मतलब हीट किल्ड S3 स्ट्रेन से R2 जो है अपने आप को एब्जॉर्ब, कुछ सब्सटेंस एब्जॉर्ब करके अपने आप को S3 स्ट्रेन में कन्वर्ट कर ले रहा था। फिर उन्होंने प्रोटीज हटाया, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। फिर उन्होंने DNA हटाया, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था वो कौन था, वो DNA था, जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। पर तब भी सारे बायोलॉजिस्ट जो है कन्विंस्ड ही नहीं थे कि ये एक्सपेरिमेंट या उनकी बात सत्य है। फिर आया अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट 1952 में। उन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ये आपसे पूछेंगे कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बताने के लिए अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया, तो हर्शी एंड मार्था चेज ने दिया था। इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया था, ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इन्होंने आइसोटोप्स का यूज़ किया, फॉस्फोरस के आइसोटोप का P32, सल्फर के आइसोटोप का S35। देखो P32 यानी जो फॉस्फोरस है वो DNA का कंपोनेंट है, और जो S35 वो प्रोटीन कोड का कंपोनेंट है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि P से P नहीं है, मतलब P से प्रोटीन कोड नहीं है, यहाँ पे दुनिया तो उल्टी है, इसलिए S से प्रोटीन कोड का कंपोनेंट है। और ई कोलाई को बैक्टीरिया की तरह, ई कोलाई को एज अ होस्ट यूज़ किया। अब हम बात कर रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल की अच्छा प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जेनेटिक मटेरियल जो है अपने आप को रिप्लिकेट करना आना चाहिए उसे, जो DNA कर सकता है, RNA कर सकता है, पर प्रोटीन नहीं कर सकता। जेनेटिक मटेरियल केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों स्टेबल होना चाहिए। हमने बताया कि DNA ज़्यादा स्टेबल होता है RNA से, क्यों, क्योंकि पहली बात तो उसमें थायमिन प्रेजेंट होती है, दूसरा 2' ऑक्सीजन एब्सेंट होता है।
इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है उनका जो प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, पहले भी बताया है। उसे स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन करना चाहिए। और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपने आप को मेंडेलियन इनहेरिटेंस या मेंडेलियन कैरेक्टर्स के थ्रू एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ये वाला चैप्टर मैं एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, देखो अब डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। रेप्लिकेशन का पहले बात तो मतलब समझो, मतलब डीएनए अपनी ही रेप्लिका या अपनी ही कॉपी अगर बना रहा है तो उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनने में हमारा जो एंजाइम लगता है उसे हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो बाइनरी फ्यूजन के जस्ट पहले होता है, और यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल आपने 11th में पढ़ा होगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन के मेथड के बारे में देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के मेथड को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। क्यों बोलते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो अब ये आइडिया किसने दिया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। वॉटसन एंड क्रिक ने ये चीज़ बोली, पर उसे वो एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। अच्छा, इसमें सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोला, देखो क्योंकि जब एक डीएनए से नया डीएनए बनता है तो उसमें एक पुरानी स्ट्रैंड रहती है और एक ही नई स्ट्रैंड आती है, यानी कि एक तो ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड रहती है और एक नई स्ट्रैंड आ जाती है, इसलिए हम बोलते हैं इसे सेमी कंजर्वेटिव यानी कि हाफ कंजर्वेटिव। तो अब वो तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर नहीं पाए वॉटसन एंड क्रिक, तो दो लोगों ने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। एक है हमारे मिचेल्सन एंड स्टाल और दूसरे हैं टेलर एंड उनके कलीग्स वगैरह। तो मिचेल्सन और स्टाल ने क्या किया, ई कोलाई में किया था, यानी कि प्रोकैरियोट में 1958 में, इन्होंने भी 1958 में यूकैरियोट में किया था, विशिया फाबा फाबा बीन का प्लांट होता है उसमें। जैसा मैंने बताया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड में डीएनए रेप्लिकेशन के बाद हर न्यूली फॉर्म डीएनए के पास एक ओल्ड यानी कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक नया स्ट्रैंड होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। मिचेल्सन और स्टाल का है तो वो हम देख लेते हैं। मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टार ने क्या किया 1958 में, उसको सेमी कंजर्वेटिव मेथड को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। उन्होंने आइसोटोप्स यूज़ किए नाइट्रोजन के 15N जो कि हाईवे आइसोटोप कहलाता है, किस फॉर्म में 15NH4Cl, और 14N को यूज़ किया 14NH4Cl के फॉर्म में। ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज़ किया जिसका रेप्लिकेशन टाइम 18 मिनट है पर डिवीजन टाइम 20 मिनट है। उन्होंने CH/Cl डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज़ किया। अब हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म। इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक तो पहले डीएनए की अनवाइंडिंग और उसके बाद नया चेन का फॉर्मेशन। तो पहले हम देख रहे हैं अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है, ओरिजिन, देखो पहले तो इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा। ठीक है, प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और यूकैरियोट में बहुत सारे रेप्लिकेशन के ओरिजिन्स होते हैं। और ये जो रेप्लिकेशन होता है इसे हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन जो होती है, फॉक जो होती है वो दो फॉर्म होती है, दो फॉक्स फॉर्म्ड होती हैं। पहला है हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है, एच बॉन्ड को ब्रेक करता है और डीएनए को अनवाइंड करना शुरू करता है। क्या करता है, डीएनए को अनवाइंड करना शुरू कर देता है। एसएसबी प्रोटीन्स ये क्या करते हैं कि अब उसने डीएनए को अनवाइंड तो कर दिया पर वापस से वो कहीं रीजॉइन ना हो जाए, इसलिए एसएसबी प्रोटीन्स लगी होती हैं। टोपो आइसोमेरेज जिसको हम डीएनए गायरेज भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं कि सुपर कॉइलिंग यानी कि बहुत ज़्यादा आपस में कहीं लिपट ना जाए तो उसको ये प्रिवेंट करते हैं। अब हम दूसरा मैकेनिज्म यानी कि दूसरा स्टेप पढ़ेंगे मैकेनिज्म का, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। डीएनए सिंथेसिस या डीएनए पॉलीमराइजेशन जो है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, देखो जैसे कोई भी स्ट्रैंड है तो एक डायरेक्शन को 5 प्राइम बोलते हैं और लास्ट वाली डायरेक्शन को 3 प्राइम बोलते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है हमेशा हमेशा इसी डायरेक्शन में होता है। मेन एंजाइम बताया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज। इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन में हमारा जो एंजाइम काम करता है प्राइमेज है पहला, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए प्राइमर के सिंथेसिस करता है और डीएनए पॉलीमरेज एक्शन के लिए फ्री 3 प्राइम ओएच को प्रोवाइड करता है। दूसरा एंजाइम कौन सा हेल्पफुल है, डीएनए पॉलीमरेज ऑब्वियसली। तीसरा हमारा जो एंजाइम है वो है डीएनए लाइगेज। देखो लाइगेज आप आगे भी चैप्टर्स में, कई चैप्टर्स में इस एंजाइम को पढ़ोगे, हमेशा उसका ज्वाइनिंग का काम होता है। यहाँ पर क्या है डीएनए लाइगेज का काम, फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर रहा है। ओका जाके फ्रेगमेंट्स नाम के फ्रेगमेंट्स होते हैं जिन्हें वो ज्वाइन करता है और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। डीएनटीपीज ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, डी ऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये इसके डुअल नेचर होते हैं।
एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, उसके बाद ये रेप्लिकेशन के लिए भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि रेप्लिकेशन जो है हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, इसलिए उसके लिए भी ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये दोनों डायग्राम आप देखकर अपनी आंखों में बसा लीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट डायग्राम देकर लेबलिंग इसकी पूछ लेते हैं। देखो मेन आपका ये नीचे वाला है, इसमें आपसे पूछेंगे कि लैगिंग स्ट्रैंड कहाँ है और लीडिंग स्ट्रैंड कहाँ है। तो आपको ध्यान रखना है कि बड़ी वाली फ्रेगमेंट 5 प्राइम टू 3 प्राइम और छोटी वाली फ्रेगमेंट इधर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इधर क्या होगा लीडिंग स्ट्रैंड, इधर 3 प्राइम टू 5 प्राइम और इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 टू 3 प्राइम, ये दोनों जो है लैगिंग स्ट्रैंड है। क्यों? देखो 5-3-5-3 यानी कि बीच में ब्रेक आ रहा है, तो ये क्या है लैगिंग स्ट्रैंड है, और इन्हीं को हम ओकाज़की फ्रैगमेंट बोलते हैं, इन्हीं को जो है डीएनए लाइगेज ज्वाइन करता है। जैसा कि मैंने बताया ई कोलाई का रेप्लिकेशन टाइम 18 मिनट, डिवीजन टाइम 20 मिनट, रेप्लिकेशन स्पीड 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर को वो रेप्लिकेट कर सकती है। अब बात करते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमने कहाँ पढ़ा था पीछे? सेंट्रल डोग्मा में। डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब हम पहले प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे। ये स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करती है ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है, जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। यानी कि देखो जैसे मान लो ये दो स्ट्रैंड है, तो एक होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक होती है कोडिंग स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड ही सिर्फ पार्ट लेती है इसमें। अगर दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करती तब क्या हो जाता? डबल स्ट्रैंड आरएनए फॉर्म हो जाता, और हो सकता है कि वो दो डिफरेंट प्रोटीन बनाते जो आपस में एंटागोनिस्टिक हो नेचर में। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें तो वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूनिट। यूनिट के पास क्या क्या होता है? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर 5 प्राइम टू 3 प्राइम की स्ट्रैंड पे पहले प्रेजेंट होता है, और टर्मिनेटर 5 प्राइम टू 3 प्राइम के स्ट्रैंड के हिसाब से लास्ट में प्रेजेंट होता है, बीच में हमारा स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होता है। कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है। आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट कौन है? प्रमोटर है। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन यानी कि यहाँ से ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। टर्मिनेटर की बात करें तो वो 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है, और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का एंड कहाँ होता है? टर्मिनेटर पे। स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में का जो रीजन है वो कौन है? स्ट्रक्चरल जीन। कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड देख रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो होती है आपकी वो कोडिंग स्ट्रैंड होती है, और जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है। तो कोडिंग स्ट्रैंड, नाम तो कोडिंग स्ट्रैंड है पर किसी भी चीज़ के लिए वो कोड नहीं करते। पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, और डिफरेंस स्ट्रैंड की तरह इसे यूज़ किया जाता है। 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर होता है और 3 प्राइम एंड पे टर्मिनेटर। टेम्पलेट की बात करें तो ये फॉर्मेशन ऑफ आरएनए में हमने पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड कंट्रीब्यूट करती है। पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी अगेन, इसको हम नॉन कोडिंग या एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। अब प्रोकैरियोट्स में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए पॉलीमरेज का सिर्फ एक टाइप लगता है, आरएनए पॉलीमरेज, जिसे हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। ये आप कितना काम करनी, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें ना सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होता है जो प्रमोटर का रिकॉग्निशन करता है, यानी कि प्रमोटर को पहचानता कौन है? सिग्मा फैक्टर। अब फंक्शन क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज का? एच बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन यानी ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराएगा, शुरू कराएगा, और जो आरएनए पॉलीमराइजेशन है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में भी होता है। जैसे कि डीएनए जब पॉलीमराइजेशन हो यानी डीएनए की रेप्लिका बन रही थी वो भी एक ही डायरेक्शन में, और आरएनए पॉलीमरेज भी इसी डायरेक्शन में आरएनए पॉलीमराइजेशन कराता है। अब प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस देखो, पहले इनिशिएशन होता है, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड कर लेता है, फिर सिग्मा फैक्टर क्या करता है? प्रमोटर को पहचानता है, फिर इलॉन्गेशन में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर निकल के बाहर हो जाता है, और टर्मिनेशन की प्रोसेस में रो फैक्टर आ जाता है, और जो रो फैक्टर है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है टर्मिनेटर साइट पे और ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देता है। अब हम बात करते हैं जीन और सिस्टोन में डिफरेंस क्या है। देखो जीन हमारा डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो आरएनए फॉर्म करता है और कहीं ना कहीं प्रोटीन बना सकता है, पर हर जीन प्रोटीन नहीं बनाएगा। और सिस्टोन क्या होते हैं? सेगमेंट ऑफ डीएनए जो एमआरएनए तो फॉर्म करते ही करते हैं, साथ में प्रोटीन्स हमेशा बनाते ही बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे सिस्टोन जीन तो है पर सारे जीन्स सिस्टोन्स नहीं कहला सकते, क्योंकि सारे जीन्स प्रोटीन नहीं कोड करते।
अब सिस्ट्रॉन जो है हमारा दो टाइप का होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक वो सिस्ट्रॉन्स होते हैं जिनके पास सिर्फ एक पेप्टाइड या एक प्रोटीन को कोड करने की इन्फॉर्मेशन है, और इसमें मैनी पेप्टाइड और प्रोटीन्स को कोड करने की इन्फॉर्मेशन होती है। पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पी से उस प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा, और मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स में। स्प्लिट जीन की बात करें तो यूकैरियोटिक जीनोम में इंट्रॉन्स की प्रेजेंस को हम बोलते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। ये यूकैरियोट्स के लिए बहुत यूनिक चीज़ है। जैसे ये स्ट्रैंड है, एक्सॉन एंट्रॉन एक्सॉन एंट्रॉन एक्सॉन। एक्सॉन तो हमारा कोडिंग पार्ट होता है, पर एंट्रॉन जो होता है वो नॉन कोडिंग यानी कि बेकार वाला पार्ट होता है, रिमूवल होता है, इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो है प्रोबेबली रिप्रेजेंट करती है कि एक जीनोम का एंशियंट फीचर है। अब इंट्रॉन्स की जो प्रेजेंस है वो एंटिक्विटी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एंशियंट टाइप को रिप्रेजेंट करती है, और स्प्लाइसिंग की जो प्रेजेंस है वो आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंस को बताती है। उसके बाद यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं। अभी तक हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा, अब हम यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे। पहले प्रोकैरियोट्स में एक तरह का डीएनए आरएनए पॉलीमरेज लग रहा था। यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज लगेंगे, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, आरएनए की सिंथेसिस कराता है। 28S आरएनए, 18S और 5.8 यानी 88 वाले कौन, आरएनए पॉलीमरेज 1 कराएगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 HNRNA और mRNA कराता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 tRNA SNRNA को सिंथेसिस कराता है और 5S rRNA को कराता है। उसके बाद अगर हम प्रोसेस की बात कर लें तो 3 स्टेप्स होते हैं, कैपिंग, पॉलीडिनाइलेशन या टेलिंग कह सकते हैं, और स्प्लाइसिंग। तो एक एक करके देखते हैं। कैपिंग में क्या होता है कि 7 मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो क्या करता है, 5 प्राइम एंड ऑफ आरएनए पे बाइंड कर जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिंग। उसके बाद टेलिंग। टेलिंग में पॉली ए टेल जो है 200 से 300 एडेनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू होते हैं जो 3 प्राइम एंड पे अटैच होते हैं। उसके बाद स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स का रिमूवल हो जाता है, जैसे एक्सॉन, फिर एंट्रॉन, एक्सॉन, एंट्रॉन, तो इनका रिमूवल हो जाता है। और जो स्प्लाइसिंग कराता कौन है, स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स कराता है। अब हम आरएनए के टाइप्स पढ़ेंगे, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आरआरएनए ये हमारा राइबोसोमल आरएनए होता है, मोस्ट स्टेबल होता है और 80% टोटल आरएनए होता है। इसका काम क्या है, फंक्शन राइबोसोम को फॉर्मेशन कराना। ठीक है, देखो दो तरह के आरएनए 23S और 28S। इसमें से 23S आरएनए जो होता है हमारा, उसके पास पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, यानी कि वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, तो 23 और नीट में भी आया हुआ है। 23S आरएनए जो है उसके पास होती है पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। टीआरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, ये 10 से 15% होता है टोटल आरएनए का। स्मॉलेस्ट आरएनए होता है 4S आरएनए इसका साइज होता है। सोल्यूबल आरएनए, अडाप्टर आरएनए, सब टीआरएनए को हम बोलते हैं। स्ट्रक्चर इसका, इसके पास 3 लूप्स होते हैं, DHU लूप, T5C लूप और एंटीकोडॉन लूप। DHU लूप क्या करेगा, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटिक एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है। T5C लूप लार्जर सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करता है, और एंटीकोडॉन लूप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है। ये फंक्शन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, पर आपको लूप्स के नाम पता होने चाहिए। अब देखो जो 2D स्ट्रक्चर था टीआरएनए का, वो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, और जो 3D स्ट्रक्चर है, ये इन्वर्टेड एल जो है 3D है, तो 3D स्ट्रक्चर जो है वो इन्वर्टेड एल की तरह है। 2D स्ट्रक्चर यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर हॉले ने दिया था। 3D स्ट्रक्चर यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर केम ने दिया था। एंटीकोडॉन को हम नोडॉक भी बोलते हैं। फंक्शन क्या है, अमाइनो एसिड का ट्रांसफर करेगा ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। करते हैं एमआरएनए की, जिसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ये 1 से 5% ही होता है टोटल आरएनए का, लीस्ट स्टेबल है भाई। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए यानी कि इंफॉर्मेशन है इसके पास जो पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड प्रोटीन के लिए कोड कर सकती है। जेनेटिक कोड, देखो जेनेटिक कोड किसने दिया था, नायरनबर्ग, मथाई एंड खुराना ने, इन तीनों ने मिलकर जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया। टर्म किसने दिया, जॉर्ज गैमो, जो कि एक फिजिसिस्ट थे। ठीक है, कोडॉन क्या होता है, 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं, जो एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। वो साथ में क्या कहलाते हैं, कोडॉन, जैसे AUG, GUG, CCC, ये सारे कोडॉन है, इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि AUG जो है वो मेथियोनिन अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। वही जेनेटिक कोड की बात करें तो सारे न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस होते हैं या कोडॉन्स जो होते हैं वो एक एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्शल नायरनबर्ग जो मथाई हैं
उन्होंने क्या किया, सेल फ्री मीडियम या फिर लैब में कह सकते हैं, लैब में प्रोटीन को सिंथेसिस किया था। कौन से प्रोटीन को, कौन सा एंजाइम, सेवरोओक्वा एंजाइम, जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज भी बोलते हैं। फर्स्ट डेसीवर्ड कोडॉन कौन था, यू, जो कि फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है। अब देखो, आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस करना विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस यानी कि होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स को किसने डेवलप किया था, हरगोबिंद खुराना ने। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके कोडॉन्स हैं कि वो कौन से अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। यू फिनाइल एलेनिन, सी प्रोलिन, ए लाइसिन, जी ग्लाइसिन, AUG मेथियोनिन एंड GUG वैलिन। स्टॉप कोडॉन, उल्लू आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। ये ट्रिक है आपके स्टॉप कोडॉन को याद करने की। ठीक है, कोडॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि कोडॉन है क्या। देखो, कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट होते हैं नेचर में, यानी कि 3-3 के पेयर में जो है एग्जिस्ट करते हैं। जो कोडॉन है वो यूनिवर्सल होता है, यानी कि एक कोडॉन हमेशा सेम अमाइनो एसिड को ही कोड करता है हमेशा। पर एक्सेप्शन क्या है, ये UGA कोडॉन जो कि एक स्टॉप कोडॉन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोन्स में ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। वरना सारे में क्या होता है कि एक कोडॉन हमेशा सेम ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। मतलब अगर AUG है तो वो हमेशा हर ऑर्गेनिज्म में मेथियोनिन को ही कोड करने वाला है। उसके बाद कोडॉन नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि कोडॉन में ओवरलैपिंग नहीं पाई जाती है, पर वायरसेस में एक्सेप्शन है, वहाँ पर ओवरलैपिंग पाई जाती है। कॉमालेस, यानी कि इसमें ना कॉमा लगता है ना कोई पंक्चुएशन लगता है, सिर्फ लाइन से सारे के सारे कोडॉन लिख दिए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप देके। कोडॉन जो है नॉन एम्बिगस है, यानी कि एक सिंगल कोडॉन हमेशा सिंगल अमाइनो एसिड ही कोड करता है। AUG है वो मेथियोनिन ही कोड कर सकता है, उसके बाद और वैलिन, प्रोलिन या कुछ और नहीं कोड कर सकता। पर एक्सेप्शन क्या है कि GUG जो कि वैलिन कोड करता है mRNA चेन पे, जब वो स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करता है तो वो मेथियोनिन भी कोड कर देता है। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि एक कोडॉन 2 अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि 2 अमाइनो एसिड एक ही कोडॉन से कोड हो सकते हैं, उसको हम बोल रहे हैं डीजेनेरेसी। जैसे कि UUU और UUC दोनों फिनाइल एलेनिन को, यानी कि एक अमाइनो एसिड 2 कोडॉन से कोड हो रहा है। मोस्ट डीजेनरेटेड यानी कि ल्यूसिन, आर्जिनिन और सेरिन, ये अमाइनो एसिड 6 कोडॉन से कोड हो सकते हैं। स्टार्ट कोडॉन AUG और GUG, ये 2 हमारे स्टार्ट कोडॉन की तरह वर्क करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है अमाइनो एसिड का पोलिमराइजेशन, ताकि एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाए, प्रोटीन बन जाए। प्रोटीन सिंथेसिस में कहाँ होती है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग जगह ट्रांसलेशन होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि सेम कंपार्टमेंट में हो रहा था और उसमें mRNA जो होता है मैच्योर और फंक्शन होता है। पर यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड ट्रांसलेशन नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में होता है। ट्रांसक्रिप्शन अलग कंपार्टमेंट में, ट्रांसलेशन अलग कंपार्टमेंट में। और mRNA जो है उसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है मैच्योरेशन से पहले, क्योंकि वो इमैच्योर होता है। की बात करते हैं, हमने वैसे इसके बारे में बात की हुई है बट इनडायरेक्टली, पर अब हम यहाँ पे एक साथ पढ़ेंगे। देखो, RNA हमारा पहला जेनेटिक मटेरियल था। RNA एंजाइम कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। 23 sRNA और 28 sRNA, उसमें से 23 sRNA के पास पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाता है। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम की तरह वर्क करते हैं, यानी rRNA। अडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है tRNA। मैसेंजर RNA की तरह वर्क करता है mRNA। स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्व होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रेट्रोवायरसेस में स्टोर करता है। DNA जो है RNA से बनाया जा सकता है, सिर्फ कुछ ही मॉडिफिकेशन करके। कौन सी, अगर हम यूरेसिल में मीथेन यानी CH3 को ऐड कर दें, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दें, तो थाइमीन बन जाता है। रिमूवर, अगर हम 2'OH को रिमूव कर दें या ऑक्सीजन को रिमूव कर दें राइबोस शुगर से, वो डीऑक्सी राइबोस शुगर बन जाएगी और हमारा DNA बन सकता है। अब हम जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन को समझते हैं। देखो, जीन एक्सप्रेशन का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इन दोनों को साथ में हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। 2 तरह की जीन होती है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव को हम बोलते हैं हाउसकीपिंग और इसको बोलते हैं लग्जरी जीन। देखो, अब हाउसकीपिंग है, घर वाली है, हर टाइम एक्सप्रेस कर देती है। जीन रेगुलेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं, मतलब एक्सपेक्टेशन एकदम लो है। एग्जाम्पल, जीन जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में होता है। लग्जरी जीन भाई हर टाइम पे एक्सप्रेस नहीं करेगी। और जीन जो लैक्टोज कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, मतलब महंगे महंगे वाले में, तो लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो जीन ऑन होगी, लैक्टोज एब्सेंट होगा तो भाई जीन ऑफ कर देगी ये। जीन रेगुलेशन या फिर जिसको हम बोल रहे हैं जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन, यूकैरियोट्स में देखो क्या होता है, 4 लेवल पे ये होता है। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, जिसमें प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन होगा। प्रोसेसिंग लेवल, जिसमें स्प्लाइसिंग होगी। फिर mRNA का ट्रांसपोर्ट होगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक। और ट्रांसलेशनल लेवल, ये 4 लेवल पे
जीन रेगुलेशन होता है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल पे ही हो जाता है। चैप्टर ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल हमारा जो है जैकब और मोनाद ने दिया था 1961 में। प्रोकैरियोट्स में पाया गया था। क्या है? ग्रुप ऑफ जीन्स जिनका रिलेटेड फंक्शन है एक दूसरे से, वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं और एक यूनिट की तरह काम करती है, जिसको हम ओपेरॉन बोलते हैं। हर ओपेरॉन के पास 4 तरह की जीन होती है, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटरी जीन, ऑपरेटर जीन एंड प्रमोटर जीन। हर ओपेरॉन के पास अपना एक स्पेसिफिक ऑपरेटर और अपना स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है। प्रमोटर, रेगुलेटरी जीन, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में ये 3 जीन आते हैं जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। लैक ओपेरॉन की बात करूँ तो लैक ओपेरॉन एक जेनेटिस्ट ने दिया था, फ्रांसिस जैकब, और एक बायोकेमिस्ट ने दिया था, जैक मोनाद। अब इसमें जो जीन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जो आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। रेगुलेटरी जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन को फॉर्म करती है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन शो करती है। ऑपरेटर जीन जो रिप्रेसर की बाइंडिंग साइट है। स्ट्रक्चरल जीन में 3 जीन आती हैं, जेड वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन्स हैं ये। जो जेड जीन है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के लिए कोड करती है, जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ती है, यानी कि लैक्टोज को गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देती है। वाई जीन परमेस एंजाइम के लिए कोड करता है, जो लैक्टोज की एंट्री कराता है इनसाइड दी सेल। ए जीन जो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम के लिए कोड करती है, ये क्या करती है? एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करती है बीटा गैलेक्टोसाइड्स की तरफ, जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की जो एफिशिएंसी है, काम करने की स्पीड वगैरह है या क्वालिटी है, वो बढ़ जाती है। लैक्टोज क्या हमारा एक डाइसैकेराइड है जिस गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है और सबस्ट्रेट और इंड्यूसर की तरह काम करता है। अब हम लैक ओपेरॉन का मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, जब लैक्टोज यानी इंड्यूसर एब्सेंट होगा तो जीन जो होती है वो जनरली स्विच ऑफ होती है, यानी कि अब जीन तो ऑफ है क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है, तो जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर से जाके बाइंड कर जाता है और ना ही ट्रांसक्रिप्शन हो पाता है और ना ही ट्रांसलेशन हो पाता। अब लैक्टोज प्रेजेंट है, जीन जो है ऑन रहेगी, तो क्या करता है जो रिप्रेसर mRNA होता है, रिप्रेसर जो है उसके बाद लैक्टोज आ जाता है। लैक्टोज क्या करता है? रिप्रेसर की तरह काम करने लगता है, रिप्रेसर की तरह हूबहू अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। तो उससे क्या होता है, जो लैक्टोज है वो जाके ऑपरेटर पे बाइंड हो जाता है और रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन हो पाता है और ट्रांसलेशन भी हो पाता है। प्रोजेक्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जीनोम क्या है? डीएनए का हैप्लॉइड कंटेंट। जीनोम का साइज़ क्या था? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। एम क्या था कि कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जानना है भाई ह्यूमन जीनोम का। जो एचजीपी है वो 1990 पे लॉन्च हुआ और 2003 में कंप्लीट हुआ, यानी कि 13 साल लग गए। सीक्वेंसिंग ऑफ क्रोमोसोम 1 कब कंप्लीट हुई थी? मई 2006। 24 क्रोमोसोम को पढ़ा गया था इसमें। ये एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ह्यूमन जीनोम का साइज़ 3 बिलियन बेस पेयर था और एक बेस पेयर की कॉस्ट कितनी थी? $3। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? $9 बिलियन। इसमें बताया गया कि अगर 1000 लेटर का एक पेज हो और 1000 पेजेस की एक बुक हो तो 3300 बुक्स लग जाएंगी। इतना डेटा होता है एचजीपी का स्टोर करने के लिए। एचजीपी जो है बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड थी एक बायोलॉजी के न्यू एरिया के साथ, जिसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोल रहे हैं। एचजीपी एक 13 ईयर प्रोजेक्ट है, हमें पता है, जिसमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने कंट्रीब्यूट किया। और एचजीपी के पहले के कुछ सालों में वेलकम ट्रस्ट यूके से बहुत अच्छा वो मेजर पार्टनर बने, यानी कि उनका कंट्रीब्यूशन आया। और एडिशनल कंट्रीब्यूशन जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और भी बाकी कंट्री। एचजीपी के सैलिएंट फीचर्स, यानी कि एचजीपी के बारे में और भी चीज़ें देखो। ह्यूमन जीनोम जो है वो 3164.7 मिलियन बेस पेयर जो है कंटेन करता है। एवरेज जीन के पास 3000 बेसेस होते हैं, पर साइज़ बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ऑब्वियसली बात है। तो लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन जो है वो है डिस्ट्रोफिन, जिसके पास 2.4 मिलियन बेसेस हैं एक्स क्रोमोसोम पर। टोटल नंबर ऑफ जीन्स 30,000 हमने एस्टिमेट की हैं और प्रीवियस एस्टिमेट हमारे कितने रहे हैं? 80,000 to 1,40,000 तक हमारा एस्टिमेट रहा है। और 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो हमें हर पीपल में सेम ही है, बस 0.1 का ही डिफरेंस होता है। और जो हमने जीन्स डिस्कवर किए हैं उसमें से अभी 50% से भी ज़्यादा की जीन्स का फंक्शन हमें अभी पता ही नहीं चला है। और 2% से कम ऐसी जीन्स हमें मिली हैं जो प्रोटीन्स के लिए कोड करती हैं। अपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे देखो, ये एक टेक्निक है कि हम एक पर्सन
को अपनी उसके डीएनए स्पेसिफिसिटी के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर एलेक्स जेफरी जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को डिस्कवर किया। इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो डॉक्टर लालजीत सिंह और वीके कश्यप ने स्टार्ट किया। उन्होंने एज्यूम किया ह्यूमन जीनोम को 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, और उसके बाद उसमें डिफरेंस कितना निकाला, 0.1% सब में डिफरेंस है, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करके ये उन्होंने निकाल दिया। प्रिंसिपल क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कि 99.9% डीएनए जो है हर ह्यूमन बींग्स में सिमिलर है, सिर्फ 0.1% का ही डिफरेंस है पर्सन टू पर्सन, और इस डिफरेंस जो होता है वो कहाँ पर होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस में ये डिफरेंस आता है। सैटेलाइट डीएनए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। ये सीक्वेंस जो है नॉर्मली किसी भी प्रोटीन्स के लिए कोड ही नहीं करते हैं, ह्यूमन बीइंग का बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन क्रिएट करते हैं। ये सीक्वेंस हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन को शो करते हैं, और जो पॉलीमरेज इसमें पॉलीमॉर्फिज्म ये जो शो करता है वो इनहेरिटेबल है फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, यानी कि ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है पैटर्निटी टेस्टिंग का बेसिस है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन आना, किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से। अगर इनहेरिटेबल म्यूटेशन जो है पॉपुलेशन में ऑब्जर्व हुआ है हाई फ्रिक्वेंसी पर, तो उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन जो है उसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोल चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला कौन सा स्टेप है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का आइसोलेशन करना। उसके बाद दूसरा क्या है, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जो डीएनए का डाइजेशन करता है, तो वो डीएनए का डाइजेशन करेगा। उसके बाद हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे बाय द प्रोसेस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद ट्रांसफरिंग यानी कि ब्लॉटिंग होगी सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स की टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन। हाइब्रिडाइजेशन होगा यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब, और फिर हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट्स का डिटेक्शन होगा बाय ऑटो रेडियो बायोग्राफी। ग्राम पे बनी आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को कट किया, डाइजेस्ट किया, फिर डीएनए फ्रेगमेंट्स के सेपरेशन हुआ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। उसके बाद अल्कली ट्रीटमेंट यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद सदर्न ब्लॉटिंग हुई यानी कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नाइलॉन मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र किया गया। फिर हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ऑटो रेडियोग्राफी हो गई, और जो प्राइम की डीएनए प्रोफाइल होगी वो सैंपल से मैच होगी, और इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो S1 था वो हमारा क्रिमिनल था। मेन बात पे आते हैं, ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में 3 नंबर पे पूछ लेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशन बताओ, उसका काम क्या है। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो पैटर्निटी टेस्टिंग की बेसिस है, यानी कि माता पिता को जानने की एक टेक्निक है। बहुत यूज़फुल आइडेंटिफिकेशन होता है फॉरेंसिक एप्लीकेशंस में, जैसे क्रिमिनल वगैरह का डिटेक्शन वगैरह करना हो, और पॉपुलेशन को और जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पॉपुलेशन में डिटरमाइन कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था आपका चैप्टर, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट में बताना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में बोल देना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग।